नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब से थोड़ी ही देर पहले देश की सबसे बड़ी मीटिंग खत्म हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री और 28 राज्यों के मुख्यमंत्री मिले। बात नीति की थी, लेकिन राजनीति भी खूब हुई। राजनीति से आगे आज हम नरेंद्र मोदी की नीति की बात करेंगे। हमने प्रधानमंत्री का एक एक शब्द बहुत गौर से सुना। नरेंद्र मोदी ने आज किस मुख्यमंत्री को क्या टास्क दिया और कैसे कैसे एग्जाम्पल देकर समझाया, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। नमस्कार। प्रधानमंत्री के एजेंडे में दल से आगे देश है। नरेंद्र मोदी की नीति राजनीति से ऊपर है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल यहां है। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। पिछले 12 महीने में नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री 28 मुख्यमंत्रियों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक फ्रेम में आए तो कोरोना और वैक्सीन से आगे की बात हुई। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक सारे मुख्यमंत्री और यूटी के सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को मोदी की मीटिंग का इन्विटेशन मिला। पहली बार लद्दाख भी नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की सबसे बड़ी बैठक में शामिल हुआ। नरेंद्र मोदी ने किस किस मुख्यमंत्री से क्या क्या कहा, किसको क्या टास्क दिया, इसके पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल इंडिया टीवी के पास है। साथियों, इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्रियों से बात करने आते हैं तो उनका होमवर्क कितना तगड़ा रहता है, यह उनके एग्जाम्पल्स से पता चलता है। मोदी ने आज 9 एग्जाम्पल्स के जरिए अपनी बात समझाई। हम इसे 1 बाय 1 दिखाएंगे, जिससे प्रधानमंत्री की पूरी नीति देश की राजनीति के साथ समझ में आएगी। कोई भी नीति राजनीति से अलग नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी राजनीति की कुछ बातें हुई। मीटिंग में 2 कुर्सियां खाली रह गई, इसकी वजह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी की यह बात सुन लेते हैं। साथियों, कुर्सी अपार क्षमताओं से भरी है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपया का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं, हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। सोचिए, 65 से 70 हजार करोड़ का तेल हमने इंपोर्ट किया और विदेशी मुद्रा में इसका पेमेंट किया। यह पैसा भारतीय किसानों को मिल सकता था, लेकिन नहीं मिल पाया। किसानों को एमएसपी के नाम पर भड़काने वाले नेता इस बारे में चुप्पी साध लेते हैं। पक्की योजना नरेंद्र मोदी के पास है। भारत में तिलहन की 6 प्रमुख फसलें हैं: सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, नारियल और कुसुम। इन्हीं 6 फसलों से भारत में खाने वाला तेल तैयार होता है। वैसे तो पूरे देश में तिलहन की किसी ना किसी एक फसल का उत्पादन होता है, लेकिन कुछ राज्य आगे हैं। सोयाबीन की फसल उगाने में एमपी नंबर 1 है। मूंगफली की खेती में गुजरात नंबर 1 है। सरसों की खेती सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है। सूरजमुखी की खेती में कर्नाटक सबसे आगे है। नारियल तेल के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 है और कुसुम के फूलों से तेल निकालने में महाराष्ट्र सबसे आगे है। शिवराज सिंह चौहान, विजय रूपाणी, अशोक गहलोत, बीएस येदियुरप्पा, पलानीसामी और उद्धव ठाकरे को नरेंद्र मोदी का टास्क मिला है। तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। यह कैसे होगा, इसका भी एक एग्जाम्पल मोदी के पास है। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दालों को बाहर से लाने में खर्च हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है।
हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। और इसलिए ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके हिसाब से किसान को मदद करें। नरेंद्र मोदी ने दाल के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया। मोदी अब तेल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। खेती किसान भाइयों को करनी है, गाइड नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने दूसरा एग्जाम्पल मछुआरों का दिया। मछली पकड़ने और मछली के कारोबार में लगे लोगों की आमदनी 2 गुनी और 3 गुनी हो सकती है। इसका प्लान प्राइम मिनिस्टर ने तैयार किया है। भारत साउथ ईस्ट एशिया में रॉ फिश एक्सपोर्ट करता है। जब मैंने प्रारंभ में कहा वहां वो फिश प्रोसेस करके भारी मुनाफे और प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर बेची जाती है। क्या हम सीधे प्रोसेस फिश प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारे सभी कोस्टल स्टेट खुद अपना इनिशिएटिव लेकर के इस पूरे ग्लोबल मार्केट को ऊपर अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते हैं? ऐसी स्थिति कई और क्षेत्रों, कई और प्रोडक्ट्स के साथ है। भारत के तटीय राज्यों का नक्शा देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 7,500 किलोमीटर का समुद्र तट है। इन सभी राज्यों में मछली पकड़ने का कारोबार होता है। करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। मछली को विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए असीमित अवसर है। हमारे कोस्टल स्टेट उसके लिए क्यों न स्पेशल इनिशिएटिव ले? देखिए, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिल सकता है, हमारे फिशरमैन को बहुत बड़ा बल मिल सकता है। किसानों की तरह जब भी मछुआरों की बात होती है तब कुछ नेताओं की निगाह उनके वोट पर रहती है। तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मछली हॉट पॉलिटिकल टॉपिक है। राहुल गांधी मछुआरों के बीच जाते हैं तो फिशरीज मिनिस्ट्री पर भी कंफ्यूजन फैला देते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात आते ही एंटी मोदी मोर्चा प्रोटेस्ट का बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर खड़ा होता है। लेकिन भारत के लिए क्या सही है, ये प्रधानमंत्री से सुन लीजिए। देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और यह उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। नरेंद्र मोदी ने आज एक शब्द दिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हिंदी में कहें तो सहयोगी संघवाद। प्रधानमंत्री ने इसके साथ कॉम्पिटिटिव भी ऐड कर दिया। पीएम ने सीएम को एक दूसरे से होड़ करने का टास्क दिया। मिसाल के लिए इंडस्ट्री के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र रेस करें, स्टार्टअप्स के मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आगे बढ़ने की होड़ करें, एमएसएमई के मामले में यूपी एमपी से कंपटीशन करें। प्रधानमंत्री की नीति में डेवलपमेंट सेंट्रल थीम है। डेवलपमेंट के लिए मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर के नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट विकास के 2 बाजू हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को चाइना से भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। यह तभी मुमकिन होगा जब एक्सपोर्ट बढ़े, नया बिजनेस आए और जिले से लेकर ब्लॉक तक उस पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हो। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है। हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है, अपनी खासियत है। कई प्रकार के पोटेंशियल्स जब हम बारीकी से देखें तो नजर आते हैं। सरकार द्वारा देश को ये सैकड़ों जिलों के प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनके वैल्यू एडिशन के लिए, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा अभी प्रारंभ हुई है
लेकिन आगे बढ़ाना है। कौन राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक प्रकार की चीजें एक्सपोर्ट करता है, अधिकतम देशों में एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक मूल्य की चीजें एक्सपोर्ट करता है, और फिर जिलों में भी स्पर्धा कैसे बने और हम एक्सपोर्ट पर विशेष बल हर राज्य हर जिला कैसे दें। हमें इस प्रयोग को जिलों और ब्लॉक्स के बीच भी लेकर जाना है। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में 2 खाली कुर्सियों का सीक्रेट जानते हैं आप? 2 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फेस टू फेस नहीं मिलना चाहते हैं। एक है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कृषि कानूनों के मुद्दे पर मोदी से दूरी बनाकर चल रहे हैं, और दूसरे हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जो नरेंद्र मोदी से बस चुनावी मैदान में ही भिड़ना चाहती हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मीटिंग में आए जरूर, लेकिन उन्होंने भी नीति के ऊपर अपनी राजनीति को तवज्जो दी। प्रधानमंत्री जी, पिछले 70 साल में हमारे देश ने मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जिसका खामियाजा आज हमारा देश भुगत रहा है। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल के ज़्यादा व्यापार और ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। कुछ नेता सिर्फ समस्या बताते हैं, समाधान के लिए वो नरेंद्र मोदी की ओर देखते हैं। मोदी निराश नहीं करते, किसी भी टॉपिक पर बात छेड़ने से पहले वो समाधान के बारे में सोच कर रखते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी क्यों की थी। 2017 में लिए गए फैसले का सीक्रेट प्रधानमंत्री ने आज खोला है। जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलकर अपने बजट को सिंक्रोनाइज करें, प्लानिंग करें और प्राथमिकताओं को तय करें। अब भारत सरकार ने अपना बजट पहले की तुलना में 1 महीना प्रीपोन किया है। राज्यों के बजट और केंद्र के बजट के बीच में 3-4 सप्ताह मिल जाते हैं, तो केंद्र के बजट के लाइट में राज्यों का बजट बनता है, तो दोनों मिलकर के एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी राज्यों के बजट चर्चा करते होंगे। जिन राज्यों का बजट अभी आने वाला है वो इस काम को और प्राथमिकता पर कर सकते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड और 1 नेशन 1 पावर ग्रिड के बाद नरेंद्र मोदी अगर राज्यों के बजट को केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर बनाने की बात करते हैं, तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मोदी राज्यों के हक को दबाना चाहते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट को डबल इंजन वाली स्पीड देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की नीति आम भारतीयों की जिंदगी में कितने पॉजिटिव बदलाव ला रही है, उसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हर गरीब को पक्की छत देने वाला घर देने का प्लान, 2014 में 2 करोड़ 40 लाख घरों का निर्माण, 6 शहरों में आधुनिक टेक्नोलॉजी से घरों का कंस्ट्रक्शन, जल जीवन मिशन के तहत साफ पानी की सप्लाई, 18 महीने में 3.5 लाख घरों में नल वाला जल, गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी योजनाओं में राज्य सरकारों का सहयोग चाहते हैं। योजना की सफलता का श्रेय वो अपने सिर नहीं बांधना चाहते। जो भी सीएम सहयोग करेगा, कामयाबी का सेहरा उसके सिर भी बंधेगा। आज विश्व में हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है। उस अवसर को जुटाने के लिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और भारत के नागरिकों के लिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए ईज ऑफ लिविंग। ग्लोबली भारत के पोजीशनिंग के लिए, भारत को अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का महत्व है, और उसके लिए हमारे कानूनों में सुधार करना होगा, व्यवस्थाओं में सुधार करना होगा, और देश के नागरिकों की आशा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसके जीवन को सरल करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उसको बल देना पड़ेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए नरेंद्र मोदी ग्रास रूट लेवल तक जाकर सोशल वेलफेयर स्कीम की डिलीवरी करते हैं। ये बात पूरी दुनिया मान चुकी है। कुछ राज्य मोदी की नीति में राजनीति तलाशते रहते हैं। उन सब के लिए प्रधानमंत्री का मैसेज है, आओ मिलकर चलें, आओ मिलकर बढ़ें। इस बीच किसान आंदोलन में हर दिन नए प्रयोग हो रहे हैं। पहले हिंसा हुई, अब हिंसा करने वालों की रिहाई का कैंपेन चल रहा है। किसानों के नेता बनकर बैठे लोग किसानों को कैसे भड़काते हैं, इसके कई वीडियोस आपने देखे होंगे। जो लोग किसानों के नाम पर एजेंडा चला रहे हैं, उन्हें आज पुणे के किसानों को देखना, सुनना और समझना चाहिए।
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ हमेशा जित के ही आवांगे। आज किसान आंदोलन के हैंडलर्स फिर से काम पर लग गए। फिर से प्रयोग का नया सेंटर तैयार हो गया। भड़काने वाली आर्मी एक्टिव हो गई। किसानों को गुमराह करने वाली टीम काम पर लौट आई। 26 जनवरी को हिंसा फैलाने वालों को पकड़ा गया है। जो लोग पकड़े गए उन्हें वीडियो में देखकर उनकी पहचान कर हवा हवाई नहीं उनके खिलाफ सबूत जुटाने के बाद उन्हें पकड़ा गया। लेकिन अब जेल में बंद लोगों को छोड़ने की मांग उठाई जा रही है। चढ़ूनी जैसे तथाकथित किसान नेता लोगों को भड़का रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस आए तो बिठा लेना, उन्हें जाने मत देना, गांव में घुसने मत देना। ये कौन सा प्रयोग हो रहा है? पहले हिंसा के लिए उकसाते हैं, जब ऐसे लोगों पर एक्शन होता है तो फिर हंगामा करते हैं। जो नोटिस आता है उस नोटिस पे कोई दिल्ली पुलिस के पास पेश ना हो, क्योंकि वहीं पकड़ रहे हैं उनको। और जो दिल्ली पुलिस वाले किसी के घर पे छापा मारते हैं, आके पकड़ते हैं, तो उनको उनका घेराव करें, वहीं पे बिठाएं और पूरे गांव को इकट्ठा करें, पूरे गवांडों को इकट्ठा करें और उनको तब तक ना छोड़ें जब तक जिला प्रशासन आके ये आश्वासन ना दे कि दिल्ली पुलिस आपके गाँव में नहीं घुसेगी, दिल्ली पुलिस आपके जिले में नहीं घुसेगी। आज इसी का छोटा मोटा प्रयोग चंडीगढ़ में भी दिखा। जब पंजाब और हरियाणा में लोगों को किसान आंदोलन का खेल समझ में आ गया, उसके बाद तथाकथित किसान नेताओं ने पंजाब और हरियाणा में किसान पंचायतें बंद कर दी। कहा गया पंजाब और हरियाणा में किसान पंचायतें कभी नहीं होंगी। आज चंडीगढ़ में किसान महापंचायत में चढ़ूनी समेत कई नेता पहुंचे। चंडीगढ़ में 4 घंटे के प्रयोग में ये बातें सामने आई। किसान आंदोलन कैसे अपनी राह से पूरी तरह भटक गया, ये आपको किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा के बयान से समझ में आएगा। चंडीगढ़ में हुई किसान महापंचायत के मंच से पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने पुलिस को चैलेंज किया। एक सवाल आया, कहते लुड्डू मानसा दी फोटो ला दी, फोटो कहते 1700 बंदे का नो होर देता। और रुड्डू मानसा दिया फोटो सुनू अजे मिल जाने, आ दे देने आ बैठा रुड्डू मानसा। और कैसे बैठा चंडीगढ़ की पुलिस होर बैठी होनी, आजो हाथ ला के दिखाओ रुड्डू मानसा नू। ਅਸੀਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 37 ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ 37 ਦੇ। ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ हुकूमत चेक करके आवांगे। धन्यवाद। ये किसान नेता है जो पहले किसानों को भड़काते हैं, हिंसा करवाते हैं, पुलिस पर हमला करवाते हैं और हिंसा करने वालों की रिहाई के लिए कैंपेन भी चलाते हैं। लेकिन जोगिंदर सिंह उग्राहा जैसे लोगों को दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। लाल किले पर हिंसा कर, तोड़फोड़ कर, पुलिस वालों पर हमले कर जिन लोगों ने देश को बदनाम किया, उन पर एक्शन हर हाल में होगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साफ साफ कह चुके हैं, जांच में शामिल होने पर किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। हिंसा भड़काने वाले 152 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कानून अपना काम कर रहा है। हिंसा फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार किसानों के नाम पर राजनीति नहीं होने देगी। See, in the Farmers Pro, already 152 persons have been arrested already. Some may not want to join, but it is not somebody's will whether to join or not. जो नोटिसेस दी गई हैं, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया है। कमिश्नर कह रहे हैं कि हिंसा करने वाले लोग पकड़े तो जाएंगे, लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन के नाम पर सेकंड प्लान कैसे कैसे चल रहा, इसका एक और सबूत देखिए। उधर चढ़ूनी का वीडियो द एंड हुआ, इधर लखा सधाना का वीडियो शुरू हो गया। कभी भी नहीं हारांगे, हमेशा जित के ही आवांगे।
लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड एक और स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। बस स्क्रिप्ट में इस बार तारीख 23 फरवरी की है। लोकेशन दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर बठिंडा होगी। 23 तारीख को कुछ बड़ा करने की प्लानिंग हो रही है। गिनती अभी से लाखों में बताई जाने लगी है। फेसबुक वीडियो के जरिए लखा सिधाना ने 23 फरवरी को एक और प्रदर्शन का ऐलान किया है। लखा ने अब की बार पंजाब के बठिंडा में प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाया है। जचदियां क्योंकि इत्थे ना लखा सिधाना अहम है, ना दीप सिद्धू अहम है, ना कोई किसान आगू अहम है किसान संघर्ष, अहम है पंजाब। साडियां नस्लां, साडियां फसलां, साडियां ये धरती मां साडे लिए अहम है, साडे हक साडे लिए अहम है। असीं पंजाब दे हर नौजवान दे नाल है, वो कोई भी होवे, जिन्हां नूं अज दिल्ली सरकार केंद्र दी ते दिल्ली पुलिस ਚੱਕ के जेलां सुट रही है, तशद्दद कर रही है, रिमांडां ते रिमांड दे रही है। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾ। एक किसान बॉर्डर पर बैठा है, एक किसान खेतों में बैठा है, एक किसान कृषि बिल का विरोध कर रहा है, सड़क घेर रहा है और ऐसे किसानों की तादाद हर दिन कम हो रही है। लेकिन एक किसान इस बिल के आने के बाद मोटी कमाई कर रहा था, अब वो फिर बंद हो जाएगी। किसानों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो बिल आने के बाद उसने खेतों में काम शुरू कर दिया। उसने अपनी फसल अलग तरीके से उगाई ताकि सीधे बाजार में बेच सके। वो गेहूं धान को छोड़कर प्याज की तरफ चला गया। उसे तब तो ये पता नहीं था कि कानून रुक जाएगा। उसने नई कृषि बिल के हिसाब से खेती की, पैसे भी कमाए, लेकिन अब कानून रुक गया। उसकी खेती फिर से पुराने जंजालों में फंस गई। कैसे, ये समझने के लिए आज हम आपको पुणे लेकर चलते हैं। हमारी मुलाकात खेत में काम कर रहे शंकर मनसुख से हुई। मनसुख के खेत में प्याज के ढेर लगे। मनसुख अब उसे बेचने जा रहे हैं, लेकिन एपीएमसी में नहीं, उसे एफपीसी में बेचेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये नई बला एफपीसी भला है क्या? सरल भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों में मंडियों को लेकर अपनाई जाने वाली नई व्यवस्था का एक नमूना है। इसमें किसान को अपनी फसल लेकर बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का झंझट भी खत्म हो जाता है। इससे किसानों की लागत कम हो जाती है और किसानों को बाजार रेट पर कीमत उनके खेत में ही मिल जाती है। पुणे जिले के जुन्नर तहसील के सावर गांव में पहुंचे हैं और यहां हमारा पहुंचने का मकसद ये है कि हम ग्राउंड जीरो से जानना चाहते हैं कि आखिर किसान सीधे अपने ग्राहकों को सामान बेचकर, अपने प्रोडक्ट को बेचकर कितनी कमाई कर रहा है, क्या उसे फायदा है, नहीं फायदा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये अभी 30 गुंठा है, तो इसको खर्चा आता है कम से कम 35-40 हजार। अच्छा मार्केट अगर मिलेगा तो इसका होता है 70-80 हजार रुपया। 70-80 हजार, मतलब जितना लगाए उससे दुगना पाए। अगर बाजार में होएगा तो उतना ही होता है। उतना ही होता है। अभी पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि महाराष्ट्र में एफपीसी नाम की एक बॉडी आई हुई है। वो जो है वो आपसे आपका प्याज खरीदती है। वो कितनी सहायक आपके लिए, और एपीएमसी से एफपीसी कैसे अलग आपको नजर आती है? एफपीसी अच्छी है कंपनी, एफपीसी, हाँ, क्योंकि वो जगह पे हमारा माल खरीद लेती है। हम लोग का सब जो मार्केट में जो मंडी में माल देता है वो सब हम लोग का खर्चा बचता है। तो इसके लिए ये कंपनी अच्छी है। क्या क्या, जैसे आप अगर मंडी में जाते हैं, अगर आप एपीएमसी में जाते हैं बेचने और एफपीसी में आप अपना सामान बेचते हैं, तो दोनों में फर्क क्या क्या बच जाता है? अगर आप पॉइंट वाइज हमें समझा पाए। देखो, हम लोग मंडी में लेके जाएंगे ना तो हम लोग का खर्चा बहुत बढ़ता है। अगर ये इन्होंने लिया ना तो खर्चा पूरा नहीं। क्या क्या खर्च हो जाती है आपको? आपका ट्रैवलिंग बचता है, भरने का जो किसान भरने का खर्चा बचता है। भरने यानी कि बोरी में प्याज, हाँ, भरना, वो मजदूरी बचता है। उसमें क्या मजदूरी कितनी लग जाती है? वो 250 रुपया एक औरत का खर्चा है। दिन में एक औरत 10 बोरी भर लेती है। 10 बोरी भरती है, 250 रुपया देना पड़ता है। वो खर्चा किसान का बच जाता है। वो खर्चा बच जाता है। ट्रैवलिंग का बच गया, बोरी भरने का खर्चा बच गया, और क्या खर्चा बचता है? और उधर जाएगा तो हमाली बचता है,
हमाली यानी कि लोडिंग जो गाड़ी से उतारेगा वो भी उनका भी पैसा लेते हैं वो लोग। उसका भी पैसा लगता है, मतलब जो अनलोड करेंगे, जो आपके ट्रक से या ट्रैक्टर से या जो भी आप जिस वाहन से लेके गए उससे अगर उतारते हैं बोरी, उसका पैसा देना पड़ता है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। इसके अलावा और क्या बचता है? और उसके वजह हम लोग का पूरा दिन जाता है उधर, समय बचता है पूरा समय। वो जो वहाँ पे तौलते हैं, जो वेट करते हैं आपके, उसके भी पैसे चार्ज होते हैं क्या मंडी में? हाँ, उसका भी है ना, एक गोनी का 3 रुपया लेते हैं वो लोग। वो पैसे भी आपके यहाँ बच गए? हाँ, हमारे यहाँ पे बच जाते हैं सब। और इन लोग को देंगे ना तो सब वो उनके लोग किस आते हैं भरने के लिए, बोले तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टाइम और तौलने का पैसा, एक साथ 6 चीजों की बचत हो जाती है। मोदी सरकार ने नई कृषि कानून में साफ साफ लिखा है कि किसान अपनी उपज जहां चाहे वहां बेच सकते हैं, मतलब जहां उसके फसल की सही कीमत मिले। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है। ये तीनों पार्टियां पीएम मोदी के कृषि कानून का विरोध कर रही हैं, लेकिन उसी महाराष्ट्र में ये प्रयोग किसानों की आमदनी 2 गुना या उससे भी ज्यादा कर रहा है। महाराष्ट्र में एफपीसी, महा एफपीसी नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि एपीएमसी मार्केट के जैसा ही है, लेकिन इस एफपीसी को फार्मर्स यानी कि किसान खुद ओन करते हैं, किसानों की ये बॉडी है। और ये एफपीसी दूसरे निजी ग्राहक, जो ग्राहक प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, ठीक उन्हीं के जैसे ही खेत से जाके ही किसानों का प्रोडक्ट, किसानों का उत्पाद जो है वो खरीद लेती है। मनसुख इस प्याज को अगर मंडियों में बेचेंगे तो उसकी तौल, और एफपीसी में बेचेंगे तो उसकी तौल में जमीन आसमान का फर्क क्यों आ जाएगा? और मंडियों की जगह एफपीसी में बेचना क्यों फायदे का सौदा है? अब मनसुख से सबसे जरूरी बात सुनिए। ये बताइए कि जो तौलाई होती है यहाँ पे जो तौलते हैं और जो मंडी में तौलेंगे उसमें भी कोई फर्क होता है क्या? होता है ना। अभी समझो एक बोरी उधर मंडी में जाएगा, एक बोरी 50 किलो 700-800 होगा ना, तो उसका 50 किलो रेट वजन पकड़ते हैं। 50 किलो 700 ग्राम रहेगा, 800 ग्राम रहेगा, तो ऊपर का ग्राम छोड़ वो लोग का रहता है। और यहाँ पे पूरा टोटल तोलाई, गाड़ी का 7 तोलाई होता है इधर। ऐसे में कितना नुकसान हो जाता होगा? क्योंकि आप लेके गए, बहुत सारा माल लेके जाते हैं और हर बोरी पे अगर 100 गोनी लेके जाए तो कम से कम 150-200 किलो का फर्क होता है उधर। 150 किलो का फर्क। अगर हम पैसे में इसको तब्दील करें तो कितने पैसे का फर्क हो जाएगा? बाजार के हिसाब से मोटा मोटी बताएं तो अभी पकड़ो 10 किलो का रेट रहेगा 300-400, तो 3,500-4 हजार का नुकसान होता है। 3,500 हजार का नुकसान होता है। एफपीसी यानी कि सीधे आपसे खरीदारी कर रही है, आपके घर से, आपके खेत से आके उठा के लेके जा रही है चीजें। पैसे का क्या होता है मंडी में? आपको पैसे का क्या और यहाँ पैसे का क्या? मंडी में हम लोग को 10-15 दिन के बाद पैसा मिलता है। यानी एफपीसी ने किसानों के लिए सीधे प्राइवेट मंडियों में सेलिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। जब ऐसा हुआ तो किसानों की खेती में नई नई तकनीक खुद ब खुद जुड़ती चली गई। खेतों में लकड़ियों के सहारे खड़ी पीली और नीली रंग की इन पट्टियों से समझा जा सकता है ये स्टिकी ट्रैप है, चिपचिपा होता है। कीड़े मकोड़े फूलों के रंग की तरफ जब आकर्षित होते हैं तो इन नीली और पीली पट्टियों की गोंद पर जाकर चिपक जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। इससे किसानों की फसल बर्बाद होने से बच जाती है और पौधों पर पेस्टिसाइड्स छिड़कने का खर्च भी बच जाता है। पुणे जिले के जुन्नर तहसील के वैष्णव धाम गांव में पहुंचे हैं और इस वक्त हम जिस खेत में खड़े हैं वो प्याज का खेत है। और प्याज का के इस खेत में छोटी छोटी नीली और पीली रंग की पट्टियां लगी हुई हैं। इसके पहले हमने तो कम से कम इस तरीके की पट्टियां ऐसे खेत में नहीं देखी। जो यहाँ पे किसान हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है ये, इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिली और कितना कारगर है, क्या काम कर रहा है ये? हाँ ये सर, ये बहुत काम कर रहा है। इसकी जानकारी हमारे विद्यापीठ से और कई साइंटिस्ट की वजह से हम इधर विजिट दिया। विजिट के बारे में उसे थ्रिप्स के उसके सजेशन किया और उसको स्टडी करके हम बताया कि ये आप ब्लू कलर का और रेड कलर का स्टिकी ट्रैप है, अल्टरनेट लगाने का, एक ब्लू और एक पीला, ऐसे मिक्स करके तो थ्रिप्स जो कंट्रोल होता है। जो शाम को हर दिन मौसम में चेंज होता है तो थ्रिप्स का इंसेट जो रहता है अपना कीड़े मकोड़े, वो बहुत तरह से वो पौधे के ऊपर आता है तो उसका कलर बहुत पसंद आता है। ब्लू और येलो कलर ब्लू पसंद आता है, कीड़े उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उसको शाम की तरफ घूमते टाइम वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होता है। जब उसके ऊपर जाएंगे उसको गम लगाते, पेस्ट गम का पेस्ट लगाते, स्टिक लगाते हैं हम गम के ऊपर, तो जाते टाइम वो जाता है, वो चिपक जाता है। ये अलग तरीके का कोई गम है या मार्केट सीधा सादा गम रहता है? ऐसा कुछ नहीं, वो अपना जो चिपकने वाला गम रहता है
वो गम पेस्ट करता है उसके कार्ड के ऊपर और वो जगह वो एक दो चार हफ्ते के बाद वो स्टिकी ट्रैप का गम पूरा वॉश करके फिर गम लगाता है, फिर स्टिकी खर्चा कम हो गया आपका? बहुत कम हो गया। नहीं तो वो नहीं तो हम अभी शाम को आज इधर बारिश का मौसम देख रहे हैं तो वो स्टिकी ट्रैप को जो इंसेक्ट रहता है वो ज्यादा तरह से वो अट्रैक्ट हो जाता है। वो जो पौधे के लिए ऐसा है ना घुमा के वो उसको पूरा शोषण कर देता है, तो शोषण करने के बाद उसका हमको खर्चा बढ़ता था। इसके ऊपर से हमारा बहुत खर्चा बढ़ गया। एफपीसी महाराष्ट्र में 10 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन फडणवीस सरकार में यह पॉपुलर हुआ तो किसानों को खेती की सस्ती तकनीकों के बारे में पता चला, उनकी पैदावार को बाजार मिला और उनकी आर्थिक हालत भी सुधर गई। लेकिन किसानों के नाम पर मोदी विरोध का एजेंडा चलाने वालों को यह बात कहां समझ में आएगी? महाराष्ट्र में कोरोना फिर क्यों डरा रहा है, डिटेल खबर बताएंगे ब्रेक के बाद।